जय हिंद साथियों, अनु क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, हम लोग कल पढ़ लिए थे दर्पण से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे हम कल कराए थे। उसमें हम बताए थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, और इससे कुछ क्वेश्चन हम कराए थे, उसको समझा दिए। अब चलिए आज फिर हम उसके आगे पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। इसमें हम आज देखेंगे कि गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में संबंध, उसके बाद दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध, और साथ ही रेखीय आवर्धन। उसके बाद इससे रिलेटेड देखिए, इस 1/में f = 1/में v + 1/में u से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम लोग उसको अच्छे तरीके से करेंगे एक एक करके। उसके बाद एक और है चिन्ह परिपाटी, इसको बताने के बाद तुरंत वही बताएंगे, चिन्ह परिपाटी नियम और रेखीय आवर्धन। दो चीजें बस बचा है, अगर उसको एकदम पूरे तरह से उसको अगर जान लेते हैं तो सच में बताया दर्पण से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप हल कर देंगे। और इस समय रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा है। और पिछले परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हम उनको भी साथ में कराएंगे, और जो इस समय पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन भी करा दे। आपका यही काम है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो प्रैक्टिस करके अब जाइए। एकदम 25 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ से एक आध दो नंबर तक बिल्कुल आएगा दर्पण से। तो चलिए मेरे भाई देखते हैं, ये देखिए अब आगे इसके पढ़ेंगे। देखिए हम का बता दिए, अवतल उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं बता दिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, छोटा बराबर बड़ा और आभासी सीधा और बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा और हमेशा छोटा बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है, ये बताया। चलिए अब देखते हैं मेरे भाई गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस f में संबंध। ये क्या होता है, पहले तो एक चीज हम बता दे रहे मेरे भाई। देखिए ये अवतल चाहे उत्तल दोनों के लिए ना परिभाषा सेम ही होगा। मान लीजिए अवतल दर्पण है, यही ना अवतल दर्पण, ये P है मेरे भाई, ये F है और ये वाला C है। तो देखिए पहले तो देखते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सी को वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को ना हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया मेरे भाई। देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और फोकस दूरी मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए मेरे भाई यहाँ से यहाँ की दूरी ना ये वाली दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होती है। देखिए ये वाला f होगा मेरे भाई, तो ये भी कितना होगा, f होगा। तो यहां से निकल कर आएगा पूरा r बराबर कितना हो जाता है मेरे भाई, 2f। तो f बराबर क्या होता है, r/2। यही निकल कर आता है कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है ना, यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हम पूछे जाएंगे, हम हल कराएंगे, ठीक ना, पूछे जाते हैं। देखिएगा लास्ट में हम कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे, तो याद रखिएगा दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी, 2 गुनी होती है। और हमेशा अवतल दर्पण में ना फोकस दूरी देखिएगा, ये दर्पण के ध्रुव के सामने ही होगा फोकस दूरी। इधर गोला बन रहा है तो सारे चीजें इधर, उधर गोला बनेगा, उत्तल दर्पण में उधर होगा। तो अवतल और उत्तल दर्पण के लिए सेम ही परिभाषा, समझ में आया। वक्रता अरे फोकस दूरी f बराबर r/2 होगा, और यहां से निकालोगे मेरे भाई r बराबर तो कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा ना। चलिए इतना समझ में, r वक्रता त्रिज्या है, f दर्पण की फोकस दूरी है, याद रखिएगा। देखिए गोलीय दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध, u v और f में संबंध होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये मेरे भाई देखिए f क्या है, तो दर्पण की फोकस दूरी है। देखिए u क्या है, हम याद कीजिए, इससे पहले मेरे भाई हम बताए हैं। देखिए कैसे बताए थे, देखिए ये अवतल दर्पण है, कोई वस्तु रखी जाती है तो उसको हम ए भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए बी है, एफ है, सी है, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रख दिए ए और बी, इसको भाई इस प्रकार लिखते थे ए बी, यानी दर्पण के ध्रुव और ये ए बी के बीच की दूरी को ना, वही यानी ये वस्तु होगी, ये वस्तु का नाम है ए बी, और दर्पण के ध्रुव इसी के, यही और इसी के बीच की, यानी यहाँ पे वस्तु रख दिए तो इसका मतलब कि दर्पण के ध्रुव से यह वस्तु की दूरी है ये, इसी को यू कहेंगे मेरे भाई। क्या कहेंगे, यू। देखिए कुल मिला के देखिए u बराबर क्या होगा, u क्या है, तो दर्पण के ध्रुव से आई वस्तु की दूरी को हम u के नाम से जानते हैं। u मतलब कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, याद रखिएगा। अब ये मत मान लीजिए यहाँ ए बी बना देंगे, यहाँ ए बी मान लीजिए ए बी, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी u होगा,
समझ में आ रहा। अगर यहाँ रख दिए वस्तु ए बी तो यहाँ के बीच की दूरी यू होगा। कहने का मतलब ये है कि यू क्या है, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। समझ में आया। भी क्या है मेरे भाई, वो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जो भी दूरी मापेंगे दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, देखिए प्रतिबिंब कहीं पर भी बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे वस्तु रखते, देखिए ये सब बताया है, एफ हो गया, हाई सी हो गया। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रख दिए ए बी, ठीक ना, यहाँ से आई किरण यहाँ से निकल कर आई, ऐसे निकल कर यहाँ पे कट गई, तो यहाँ पे बनता था तो मेरे भाई इसको लिखते थे ए डैश बी डैश। तो देखिए यहाँ पे बना है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे पता करेंगे, भी से। समझ में आया। ये तो बराबर पे बनता है। फिर अगर मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु मान लीजिए ए बी रखते हैं, तो यह किधर, यहाँ पे बनता है, इधर यहाँ पे प्रतिबिंब, तो देखिए नीचे बनता है ना, ये कुछ समझा है, नीचे बनता है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो याद कीजिए कुल मिला के अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा नीचे में बनता था। एगो कण पी और एफ के बीच रखते थे वस्तु, तो दर्पण के पीछे बनता था। देखिए एक और मेरे भाई, देखिए पहले से जो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके नहीं आएंगे यहाँ तक, उनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 को पहले देख करके आइए। चलिए, तो एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, यू क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, भी क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। इसमें संबंध होता है 1/f = 1/v + 1/u। याद हुआ। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा बराबर बड़ा बनता है, और जो भी वास्तविक उल्टा बराबर बनेगा वो इधर बनेगा, भाई तर दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। दर्पण के पीछे बनता है, पी और एफ के बीच में एक वस्तु रखते हैं, 6वां कंडीशन, उसमें आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। इक्वल बता दिए, समझ में। चलिए मेरे भाई, तो अब हम देखते हैं, ये याद रखिए 1/f = 1/v + 1/u, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा भी रहे हैं, इसको समझिएगा आराम से। अब हम चलेंगे मेरे भाई, अब आगे देखते हैं। अब चलिए मेरे भाई, देखिए चिन्ह परिपाटी, ठीक ना, इसको तो पहले देखना एकदम अनिवार्य है। अगर ये समझे नहीं मेरे भाई, तो सच में बता रहे हैं 1/f = 1/v + 1/u से एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यही चिन्ह परिपाटी बताएगा कि कब कौन सी चीजें माइनस रखना है, कब प्लस रखना है। इसीलिए मेरे भाई देखिए, शुरू से आप अंत कीजिए, पहला दूसरा ये तीसरा वीडियो है, इसलिए आप शुरू से करते हुए आएंगे, दर्पण क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, अब हम बता रहे चिन्ह परिपाटी, अवतल और उत्तल, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए। पहले तो ये देखिए, हम एक प्रतिबिंब, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है, ठीक है, इधर फोकस होगा, इधर वक्रता केंद्र, उससे मतलब ना इधर मुख्य अक्ष होगा। जो भी दूरियां मापनी होगी मेरे भाई, वह दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। कहां से मापेंगे, दर्पण के ये ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ नापी गई दूरियां, जितनी भी बाईं तरफ है, इधर बाईं तरफ दूरी, जो भी दूरियां नापेंगे दर्पण के ध्रुव से, अब बाईं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, माइनस होगी। जो भी दूरियां मापेंगे दर्पण के ध्रुव से और बाईं तरफ नापेंगे, इधर मापेंगे, तो हमेशा ऋणात्मक होगा मेरे भाई। तो चलिए, ये मान लीजिए भाई ए बी ना एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, यहाँ पे वस्तु रख दिया गया, मुख्य अक्ष से ऊपर ये लंबाई है, वस्तु की लंबाई है, दूरी में अंतर है। लंबाई मतलब देखिए, ये लंबा है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, और दूरी मतलब देखिए, दूरी मतलब ये होगा कि दर्पण के ध्रुव से यह वस्तु कितना दूरी पर रखा गया। तो दूरी इतनी है, लेकिन लंबाई इसकी इतनी है, ठीक ना। तो वस्तु की लंबाई अगर मुख्य अक्ष से ऊपर रखेंगे, तो मुख्य अक्ष से ऊपर की लंबाई धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष से नीचे की लंबाई मापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। देखिए, नीचे की ओर लंबाई ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता था, याद कीजिए चित्र हम बताए थे, ये नीचे में बनता था, लेकिन एगो कंडीशन में उधर बना था पी और एफ के बीच में, तो उसको तो छोड़िए, हम बता रहे हैं। पर ये देखिए, जो भी दूरी मापेंगे दर्पण, जो भी दूरियां मापेंगे दर्पण के ध्रुव से, और विपरीत दिशा में या बाईं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक लेंगे। दर्पण के ध्रुव के दाईं तरफ मापी गई दूरियां सबका लेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक। तो ये बताइए, ये गोला इधर होगा, समझिएगा, देखो आराम से देखो मेरे भाई। मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, इधर ये मान लीजिए पी है, इधर एफ है, और इसी को ना कहोगे फोकस दूरी। तो ये बताइए, इसको फोकस दूरी कहोगे, इसको फोकस दूरी है कर बीच में, तो यहाँ से इसके विपरीत दिशा में ना माप रहे हो, विपरीत मैंने बाईं तरफ माप रहे हो ना। देखिए, हम कहेंगे कि पी और एफ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से मापेंगे तो बाएं तरफ मापेंगे ना, गोला इधर बन रहा है तो सारी चीजें इधर होगी, और यहाँ से बाईं तरफ नापेंगे तो ऋणात्मक होगा। तो फोकस दूरी इधर होगा ना मेरे भाई, अवतल दर्पण में सामने होगा ना, दर्पण के सामने होगा ना ये फोकस दूरी, और इधर मापेंगे तो क्या होगा, इधर दूरी मापेंगे, ध्रुव के बाईं तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक होगा। तो फोकस दूरी अवतल के लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऋणात्मक। बोलो कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत। चलिए, यही मेरे भाई, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि यही अगर उत्तल दर्पण होता, तो सारी चीजें इधर होती, क्योंकि गोला इधर बन रहा है। देखिए, झुके हुए पेज पर कड़ाई किया जाएगी, भरे हुए पेज पर, तो सारे गोला इधर बनेगा। ये दर्पण के ध्रुव है, तो इधर दाईं तरफ माप रहे हैं, ध्रुव के दाईं तरफ नापी गई इस दूरी का लेंगे, धनात्मक। इसलिए उत्तल
दर्पण का क्या होगा, फोकस दूरी धनात्मक। समझ में आया? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों हुई? क्योंकि ध्रुव के बाईं तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक लेंगे और अवतल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के बाईं तरफ होता है, तो दर्पण के ध्रुव से इधर मापेंगे तो ऋणात्मक माइनस होगा। अब चलिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या देख लीजिए मेरे भाई, ये सी है तो इसी इसके बीच के ना वक्रता त्रिज्या करोगे, तो अब यहां से यहां नापेंगे तो भी ये भी माइनस होगा। बोलो इसमें क्या हो जाएगा, ये सी होगा तो इसके और इसके बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, तो अब तो दाहिने तरफ होगा ना, तो दूरी मापेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, धनात्मक। तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, कोनो दिक्कत? अब चलिए आगे, वस्तु की दूरी यू, देखिए यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यू मतलब जानते हैं, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, उसी को यू कहेंगे। हमेशा वस्तु को दर्पण के सामने ही रखते, कॉमनो दर्पण, कॉमनो अवतल चाहे उत्तल, कॉमनो दर्पण एकदम बपौती है, अगर उसके एकदम हमेशा दर्पण ना, अरे वस्तु को दर्पण के सामने ही रखते, अरे अपना चेहरा देखते हो तो सामने करके देखते हो, तो सामने एकदम रखोगे तो देखिए ये वस्तु यहां रखा गया है ना, तो ये वस्तु तो इसकी दूरी निकाली है, तो इधर से इधर मापेंगे, बताइए तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि नहीं मेरे भाई बताओ? क्योंकि यही ना सबसे, ये जो यू है ना, ये कौनो दर्पण होगा इसका मान ऋणात्मक होगा, याद रखिए, क्योंकि ना वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है। देखिए सामने रखें, उत्तल में भी ना मेरे भाई, ये उत्तल है ना, उत्तल में भी ना ये सामने ही रखते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऋणात्मक, ठीक ना। तो एक देखिए माइनस, जो दर्पण से वस्तु की दूरी होता है ना, यह कोनो दर्पण के लिए माइनस माइनस मान ऋणात्मक होगा, चाहे अवतल होगा चाहे उत्तल होगा, ये माइनस से होता है, ठीक, क्योंकि यह दर्पण के सामने रखा जाता है। अब चलिए वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, याद कीजिए जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता था तो छोटा बनता था, बराबर बनता था, बड़ा बनता था, उसके सामने बनता था, और सामने बनता था नीचे बनता था, नीचे बनता था ना मेरे भाई। देखिए जब भी बनेगा ना तो नीचे में बनेगा वास्तविक में। तो कह रहा कि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, ये बनता था, तो ये अब देखिए ये तो लंबाई हुई, छोड़िए, अब दूरी ज्ञात करेंगे ना, तो ये दर्पण के ध्रुव से इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी ऐसे बाईं तरफ मापोगे ना, इस प्रकार देखिए, अरे यहाँ पे रखा गया है, तो लंबाइया है, इसको तो रहने दीजिए अभी, तो यहाँ से यहाँ यहीं पे ना, ये यही ना इसके बीच की दूरी है, तो क्या होगा, बाएं तरफ, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, तो इधर ही प्रतिबिंब बनते थे, नीचे देख लीजिए, तो यहाँ प्रतिबिंब बनता था, ये तो लंबाई है, लंबाई भी ऋणात्मक होगा, बताएंगे ये, लेकिन दूरी करना है तो यहाँ से इधर विपरीत दिशा में मापेंगे तो माइनस। लेकिन उत्तल दर्पण मेरे भाई ना, वास्तविक उल्टा कभी प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, लागू नहीं होता, वास्तविक उल्टा कभी उत्तल दर्पण में बताया कभी नहीं, जब भी बताया आभासी सीधा वस्तु से छोटा। चलिए आभासी प्रतिबिंब भी बनता है अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा मेरे भाई, तो देख लो ना यार, इधर बनता है P और F के बीच में, यहाँ पे वस्तु रखा जाता है तब इधर बनता है, और जब इधर बन गया मेरे भाई तो नापोगे तो दूरी धनात्मक हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब के लिए प्लस, इसमें तो आभासी बनबे करेगा प्लस, प्रतिबिंब की दूरी के लिए क्या होगा, माइनस, क्योंकि इधर प्रतिबिंब बनेगा और नीचे बनेगा, ठीक। तो अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उस समय माइनस लेंगे, क्योंकि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी इधर माप रहेंगे बाएं तरफ, लेकिन इसमें क्या होगा, लागू नहीं होगा। चलिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी जब अवतल दर्पण में ना मेरे भाई, आभासी प्रतिबिंब तो बनता ही बनता है, बताए थे, आभासी जब बनेगा अवतल दर्पण में, तो देखिए इधर ना बनेगा, तो यहां से ये P दर्पण के ध्रुव है, तो दर्पण के ध्रुव के दाईं तरफ नापी गई दूरी धनात्मक लेंगे, इसीलिए देखिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी ये भी प्लस होगा अवतल में, और उत्तल में भी प्लस होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में तो आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता ही बनता है दर्पण के पीछे, तो बताइए क्या। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, यही मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए वास्तविक जब प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई, देखिए नीचे बनेगा ना, हमेशा जब भी वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो मुख्य से नीचे बनेगा, बताए हैं, चित्र को समझिएगा, मुख्य से नीचे बनेगा, तो मुख्य से नीचे नापी गई दूरी, देखिए नीचे की ओर नापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, ठीक ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस होगा कि नहीं होगा अवतल में, क्योंकि नीचे बनेगा मुख्य से नीचे, और देखिए नीचे की ओर लंबाई ऋणात्मक लेंगे, लंबाई वो कितना प्रतिबिंब लंबा बना, ठीक। अब देखिए इसमें देखिए उत्तल में तो ना वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है कभी, याद रखिए, बताएं। चलिए आगे, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, आभासी प्रतिबिंब बनता है जब P और F के बीच में रखा जाता है, तो दर्पण के पीछे देखिए मेरे भाई, तो मुख्य से ऊपर न मापा गया है, तो आभासी जब प्रतिबिंब बनेगा उस समय प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक होगी, देखिए ये धनात्मक। अब अवतल में तो ऊपर है हमेशा होगा, अवतल में देखिए यहां बनता है, एक यहां बनता है, तो उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब आभासी बनता ही है, और आभासी जब बनेगा तो दर्पण के पीछे मुख्य से ऊपर, मुख्य से ऊपर नापी गई जो दूरियां होगी क्या होगी, धनात्मक, तो ये हो गया धनात्मक। ये मेरे भाई देखो कुल मिला के
ये चिन्ह परिपाटी जब तक आप नहीं याद कर पाएंगे तो दर्पण संबंधी जो क्वेश्चन है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सच में हम बता रहे हैं, क्योंकि यही बताएगा कौन सा चीजें प्लस लेना है, कौन सी चीजें माइनस लेना है। अब देखिए हम क्या बताएं, फिर एक बार देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, क्योंकि सभी चीजें इधर ये बनेगा, दर्पण के सामने ही सब कुछ बनेगा। गोला इधर बन रहा है तो हर चीज इधर रहेगा, और जब इधर हो गया तो ये बाई होगा, दर्पण के ध्रुव से मापेंगे तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक, क्योंकि इधर ये होगा। अवतल दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी तो ऋणात्मक हो ही करेगी, कोनो दर्पण होगा, ठीक, तीनों ऋणात्मक एकदम पक्का। देखिए ये तीनों एकदम बहुत ही एकदम ऋणात्मक। देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब तो इधर बनेगा तो दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ मापेंगे तो भी ऋणात्मक, वास्तविक देखिए ऋणात्मक। जब आभासी प्रतिबिंब की दूरी होगा, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी आभासी जब होगा तो आभासी के लिए मेरे भाई क्या होगा, उधर होगा, ठीक ना, इधर बनेगा, और जब इधर बनेगा तो धनात्मक लेंगे, ठीक। तो देखिए वह आभासी प्रतिबिंब के लिए अवतल में धनात्मक, उत्तल में भी धनात्मक, उत्तल का अभी बता रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब नीचे बनेगा, अरे अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा मुख से नीचे में बनेगा, हम चित्र कुल बताया इससे पहले, नीचे बनेगा तो नीचे की लंबाई माइनस होगा, देखिए माइनस लिख दिए। इसमें उत्तल में वास्तविक तो बन ही नहीं सकता। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की जब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा तो इधर बनेगा तो मुख्य से ऊपर नापेंगे तो धनात्मक। यानी कुल मिला के याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, यू का मान ऋणात्मक, भी ऋणात्मक कब होगा, जब वास्तविक उल्टा बनेगा तो ऋणात्मक, आभासी सीधा बनेगा तो भी का मान धनात्मक। अगर वास्तविक उल्टा बनेगा उस समय प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक, आभासी सीधा बनेगा उस समय प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक। अवतल में, उत्तल में देखिए, उत्तल में एफ भी प्लस होगा क्योंकि उधर गोला बन रहा है, वो एफ भी प्लस, आर भी प्लस, यू तो हमेशा माइनस होगा, चाहे कोनो दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, यू का मान ऋणात्मक होगा, ठीक। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनवे नहीं करेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्लस हो जाएगा, और उसका आभासी प्रतिबिंब की लंबाई पर प्लस। यानी देखो कुल मिला के मेरे भाई ना, उत्तल दर्पण में मात्र एक ही चीज माइनस होता है, मात्र एक गो उत्तल दर्पण में माइनस होगा, वह है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी यू का मान माइनस होता है, बाकी सब प्लस, यू का मान बस माइनस, बाकी सब प्लस। उत्तल दर्पण में यू का मान माइनस, बाकी सब का मान प्लस होगा, क्योंकि इसमें वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है उत्तल में। तो याद रखिए उत्तल में, एक बार फिर उत्तल में केवल यू का मान ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक। और अवतल में मेरे भाई यू का भी मान ऋणात्मक, एफ का भी मान ऋणात्मक, आर का भी मान ऋणात्मक, बस भी वो प्रतिबिंब पर निर्भर करेगा। अगर वास्तविक उल्टा बनेगा तो इधर बन जाएगा तो भी माइनस होगा, अगर आभासी सीधा बन जाएगा तो उधर बन जाएगा तो भी प्लस होगा। अगर वास्तविक उल्टा बन गया, प्रतिबिंब की लंबाई नीचे मुख्य से नीचे होगा तो क्या होगा, माइनस, और उधर बन जाएगा आभासी सीधा, तब प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा, प्लस। कुल मिला के यही तो याद करना मेरे भाई। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस, वक्रता त्रिज्या माइनस, यू का मान माइनस, भी वास्तविक उल्टा बनेगा तो माइनस, आभासी सीधा बनेगा तो भी का मान प्लस, अगर वास्तविक उल्टा होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई माइनस, अगर आभासी सीधा होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई प्लस। उत्तल में क्या होगा, उत्तल में एफ का मान प्लस, उसके बाद आर का मान प्लस, उसके बाद यू का मान ही बस केवल माइनस, भी का मान प्लस, ठीक ना। तो देखिए भी का मान प्लस, यू का मान माइनस, एफ का मान प्लस, आर का मान प्लस, उसके बाद जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो प्लस, उसके बाद आभासी प्रतिबिंब की लंबाई प्लस। यानी उत्तल में कुल प्लस, खाली यू को छोड़ करके, उत्तल में सब प्लस खाली यू के छोड़ करके। ये मेरे भाई याद हुआ कि ना, देख लो ना, अरे बहुत आसान। अगर ये याद हो ना, सच में बताए, देखना हम दर्पण के क्वेश्चन बताएंगे, ये कभी नहीं छूटेगा, आप हल कर पाएंगे। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, लेकिन इसको तो जानना पड़ेगा। तो चलिए मेरे भाई अब हम देख रहे हैं आवर्धन क्षमता। जब आवर्धन क्षमता देख लेंगे उसके बाद तुरंत अब स्टार्ट करेंगे ये 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से संबंधित सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए ये मेरे भाई एक बार और हम बता दे रहे हैं, देखो याद करा दे रहे हैं। अवतल दर्पण देखना ध्यान से, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का ना एफ का मान मेरे भाई माइनस होगा, क्यों, क्योंकि सभी चीजें इधर बनेगा, मुख्य दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ एफ का मान माइनस, यू का मान तो एकदम हमेशा माइनस, ठीक ना। और भी का मान मेरे भाई जब ना प्रतिबिंब वास्तविक बना हो, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान, यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी का होगा मेरे भाई ना माइनस, ठीक ना। आभासी प्रतिबिंब के लिए भी का मान, आभासी प्रतिबिंब के लिए भी का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई,
प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आभासी बनेगा तो दर्पण के पीछे हो गया। अब आर का मान कितना हो जाए मेरे भाई? माइनस, अरे माइनस अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होता है माइनस, क्योंकि इधर बनेगा सारी चीजें, गोला इधर बनेगा तो मुंह दर्पण के ध्रुव से मापेंगे बाई तरफ तो सारी चीजें माइनस हो गया, ये भी माइनस। उसके बाद प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब कितना लंबा होगा, प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई, प्रतिबिंब की लंबाई मेरे भाई वास्तविक के लिए मुख्य से नीचे बनेगा तो माइनस, आभासी के लिए मेरे भाई आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई मैंने वही आई आई डिनोट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? प्लस, क्योंकि आभासी बनेगा अवतल दर्पण में तो दर्पण के पीछे मुख्य से ऊपर प्लस हो जाएगा। देख लो अवतल की यही चीज है। उत्तल में मेरे भाई देखो, उत्तल का हम याद कराते हैं, उत्तल का एफ प्लस होगा, भी का मान प्लस होगा क्योंकि इसमें आभासी सीधा बनेगा, वास्तविक उल्टा नहीं। यू का मान माइनस होगा, आर का मान प्लस होगा, और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई नहीं होगा, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी क्योंकि वही होगा केवल आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, इसमें वास्तविक उल्टा बनबे नहीं करेगा, ये भी प्लस। कुल मिला के उत्तल दर्पण में मात्र यू को छोड़ करके सारी चीजें प्लस होगा, यू चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो सब में माइनस। ये पूछा जाता है वो कौन सी राशि है ना जो दोनों में समान होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, तो यू का मान हमेशा माइनस होता है। याद रखोगे ना मेरे भाई? बोलो अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? हम पूछेंगे अवतल दर्पण में आर का मान माइनस, एफ का मान माइनस, भी का मान जब वास्तविक उल्टा हो तो माइनस, आभासी सीधा हो तो प्लस, जब वास्तविक उल्टा हो तो प्रतिबिंब की लंबाई माइनस, जब आभासी सीधा हो प्रतिबिंब की लंबाई प्लस, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस, उत्तल दर्पण में यू का मान माइनस, ठीक ना। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब की लंबाई के लिए चाहे उत्तल दर्पण में भी का मान प्लस, माइनस को हो ही नहीं सकता। याद हुआ? बोलो ना याद हुआ तो हम क्या करेंगे तो बता दे रहे। अब चलो हम बता रहे हैं रेखीय आवर्धन। अब चलिए मेरे भाई देखिए रेखीय आवर्धन ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक ना। अब इसको पढ़ने के बाद हम लोग सारे न्यूमेरिकल करेंगे दर्पण से संबंधित, समझिएगा। देखिए रेखीय आवर्धन किसे कहेंगे? तो मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, पहले प्रतिबिंब उसके बाद वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए लंबाई हम बता दें फिर एक बार। देखिए मान लीजिए मेरे भाई ये अवतल दर्पण है, ये P है, तो ये वस्तु की ऊंचाई ये AB हो गया, ठीक ना। और ये नीचे प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश, जो आभासी अरे वास्तविक उल्टा बनता है अवतल दर्पण में, ये बताएं। अब चलिए तो देखिए प्रतिबिंब के मुख्य अक्ष के लंबवत, देखिए यहाँ 90 अंश पे कोण बन रहा है, मुख्य अक्ष से लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखिए और जो ना प्रतिबिंब को I से डिनोट कर देंगे इमेज, ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई इमेज, और वो मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई O, ठीक। तो m इक्वल टू I बटा में O, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई, ये भी आवर्धन क्षमता होगा। उसके बाद अलग से ये भी होता है m बराबर माइनस v बटा में u, ये भी। तो अगर देखिए मेरे भाई यहां से क्वेश्चन, अगर ये प्रतिबिंब की लंबाई ये वस्तु की लंबाई दे दे, आवर्धन पूछे तो इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे। कभी कभी क्या काम करता है कि I O और V का मान दे देता है, U का मान पूछता है, तो इस सूत्र से हम हल करेंगे। देखिए जब न्यूमेरिकल हम बताएंगे तो इसका कितना ये उसमें हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे ध्यान दीजिएगा। चलिए तो याद कीजिए m बराबर I बटा में O इक्वल टू माइनस V बटा में U, ये माइनस सूत्र से है। m बराबर I बटा में O बराबर माइनस V बटा में U, यहाँ पे x डैश बटा में x लिख सकते हैं, x बटा में y लिख सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। लेकिन याद रखिएगा पहले प्रतिबिंब की लंबाई और बटा में वस्तु की लंबाई होता है, उसे आवर्धन कहते हैं। देखिए मेरे भाई एक चीज और बता दें कि आभासी सीधा प्रतिबिंब के लिए, जब भी आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन क्षमता का मान धनात्मक लेंगे, आवर्धन क्षमता धनात्मक होगा, और जब वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा उस समय जो आवर्धन क्षमता होगा ऋणात्मक होगा। देखिए वास्तविक उल्टा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, और जब बनेगा तो भी का मान क्या होगा? माइनस होगा। हर चीजें माइनस होता है उसमें, जब आभासी सीधा बनेगा प्रतिबिंब उसी समय भी का मान प्लस होता है, वास्तविक उल्टा के लिए माइनस होता है। ये बताएं, रटवा दिए मेरे भाई, जो शुरू से देख रहे हैं उनको तो याद ही हो गया होगा। अब देखो वास्तविक उल्टा होगा तो रेखीय आवर्धन का मान प्लस होगा, अगर वास्तविक उल्टा होगा तो रेखीय आवर्धन माइनस होगा, ठीक ना। एक चीज और देखिए आवर्धन का परिमाण, अगर आवर्धन का मान मेरे भाई m का मान अगर 1 आ जाए, m का मान हल करते समय अगर m का मान 1 आ जाए तो कहेंगे ना कि जो प्रतिबिंब का आकार है यह वस्तु के आकार के बराबर होगा। अगर देखिए m का मान हल करते समय 1 आ जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, याद रखिएगा। यानी जितना ना प्रतिबिंब लंबा और जितना वस्तु लंबा होगा उतना ही लंबा उसका प्रतिबिंब बनेगा।
जब m का मान 1 आ जाए तो प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, याद रखिए। जब m का मान मेरे भाई ना 1 से अधिक आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1.5 आ जाए, यानी 1 से अधिक हल करते समय m का मान 1 से अधिक हो जाए, उस समय प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा, है ना, मतलब हाई लिख दे, हाई चीज यहां रहेगा, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा रहता है मेरे भाई, इधर खुल रहा है इसलिए ये बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा कब? जब m का मान 1 से अधिक आ जाए। जब m का मान 1 से अधिक आ जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। जब m का मान 1 से कम आ जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार शुरुआत में बोलिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। अब चलिए याद करा दे रहे हैं, m का मान 1 आ जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। जब m का मान 1 से अधिक आ जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। जब m का मान 1 से कम आ जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। क्वेश्चन में ये सब का प्रयोग होगा मेरे भाई, बार बार बता रहे हैं, इतनी चीजें आपको याद करने पड़ेगी क्वेश्चनों को हल करने से पहले। सेम क्वेश्चन तो ऐसे भी आता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं, चाहे भी दोनों। तो क्या बताओगे? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, क्योंकि सभी गोला उधर बनेगा, गोला उधर बनेगा तो फोकस दूरी हर चीज उधर होगा, तो मुख्य से दाईं तरफ नापी गई दूरी धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण में केवल एक का माइनस होता है, यू का मान। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी यू का मान केवल माइनस, ना तो बाकी सब प्लस। और उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता, जब भी बनेगा आभासी सीधा बनता है। और आभासी सीधा के लिए भी का मान प्लस लेते हैं। बोलो मेरे भाई याद हुआ? देखिए जो मेरे भाई अगर स्टार्टिंग से नहीं जुड़े होंगे, ठीक है, बाद में जुड़े होंगे, तो पहले जो हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 करके ये वीडियो डाला गया, ठीक है, प्रकाश दर्पण करके, उसको पहले देखते हुए यहां तक पहुंचे दम हम कंफर्म बता रहे हैं, आज के बाद दर्पण से सारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप हल कर लेंगे, नहीं तो नहीं होगा। देखिए अब हम इससे सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। जो आज जुड़ेंगे ना उनको प्लस माइनस और पते नहीं चलेगा, जो कभी नहीं पढ़े होंगे। जो पहले से पढ़े होंगे उनको तो समझ में आएगा, लेकिन जो कभी नहीं पढ़े हैं, कहीं सुने ही नहीं है, उनको तो दिक्कतें होगा। क्योंकि चिन्ह परिपाटी नियम उसमें लागू होगा, 1/f = 1/v + 1/u, m बराबर i बटा में o = -v बटा में u, ठीक ना। उसके बाद और सूत्र r बराबर f/2, अरे f बराबर r/2, ठीक ना, और r बराबर 2f, ये सब सूत्र है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, u का मान ऋणात्मक होता है, v जब वास्तविक उल्टा बनेगा तो माइनस, जब आभासी सीधा बनेगा तो प्लस, प्रतिबिंब की ऊंचाई वास्तविक उल्टा के लिए प्लस माइनस, और वास्तविक आभासी सीधा के लिए v का मान प्लस। उत्तल दर्पण में सब चीजें प्लस, बस u का मान माइनस। और u क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। v क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। मान क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। सब बता दिए, ठीक है मेरे भाई। अब चलिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं एक एक करके, ठीक है, समझिएगा। और जो मेरे भाई नहीं लिखे है ना, इसको कहीं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो कहीं अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन कराएंगे, देखिए इसका उपयोग होगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलो मेरे भाई हम क्वेश्चन नंबर पहला हल कर रहे हैं, देखिएगा, समझिए। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। अब जब दिया रहेगा उसको पहले लिख लेते हैं। देखिए 16 सेंटीमीटर, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण की ध्यान से देखिए मेरे भाई, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में का चीजें हैं बताएं। देखिए 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ का मान कितना है मेरे भाई? 16 सेंटीमीटर। एफ का मान दे दिया 16, तो -16 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बताएं। चलिए अब के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने यू का मान ना मेरे भाई, यही ना है, वस्तु रखा गया 8 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये भी क्या होगा? माइनस। और यू तो हमेशा माइनस होगा, कौन दर्पण के लिए क्या होगा मेरे भाई? चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यू का मान हमेशा माइनस होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। देखिए एफ का मान दे दिया 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण इसलिए फोकस दूरी माइनस। यू का मान माइनस होगा क्योंकि दर्पण के सामने रखा जाता है, और कौन दर्पण होगा यू का मान माइनस होगा। हम अवतल के नहीं, उत्तल के लिए भी यू का मान माइनस होगा, लेकिन यू का मान माइनस होगा। अब चलिए तो कह रहा है भी का मान बताओ। अब भी का मान मेरे भाई ना, अब यहाँ पे प्लस माइनस पहले से नहीं निकालेंगे, वो खुद आ जाएगा आंसर उसका, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में भी का मान प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर माइनस होगा तो वास्तविक उल्टा बनेगा, अगर प्लस होगा तो आभासी सीधा बनेगा। अगर चित्र नहीं आप बनाना, अगर चित्र नहीं बनाना जानते हैं, अगर सवाल जानते हैं, या अगर जितने भी पीछे के जो चित्र बनाए उसको अगर समझ रहे हैं कि कहाँ कब रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आप अपने मन में भी इसका चित्र बना सकते हैं। देखिए हम बता रहे। अब चलिए मिरर फार्मूला से, ठीक ना, मिरर फार्मूला लगाते हैं। 1/f = 1/v + 1/u होता है मेरे भाई।
ये बताया है। चलिए 1/f का मान कितना है, 1/-16 रख देंगे। 1/v का मान ज्ञात करना है, प्लस ध्यान दीजिएगा 1/v प्लस 1/u का मान 1/में कितना हो जाए मेरे भाई 8। कोनो दिक्कत? तो 1/-16 बराबर 1/v माइनस हो जाएगा 1/8। कोनो दिक्कत? इसको बाबू इधर भेज दो, इसको इधर भेज देते हैं तो कितना होता है, इसको इधर भेज दीजिए तो 1/v इसको इधर भेजेंगे तो 1/-16 बाबू आइए माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 1/8। तो 1/f क्या होगा 16 रख देंगे ना, ठीक। तो 16 का -1 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, ठीक है देखते रहिएगा। तो 1/v कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, अब बटा में कितना हो जाएगा 16, ठीक। तीन गुणा कर दीजिए तो v बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। v का मान किस में आया है मेरे भाई, प्लस में आया। तो प्लस में v का मान आ गया, इसका मतलब यह है प्लस यही बताएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। याद करो, क्योंकि अवतल दर्पण में माइनस भी आएगा, तो जब माइनस आता है तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, अब मुख्य से नीचे, और उसके बाद जब प्लस आएगा तो दर्पण के पीछे मुख्य से ऊपर बनेगा, आभासी सीधा बनता है। तो v का मान प्लस आ गया, यानी 16 सेंटीमीटर दर्पण के ध्रुव से 16 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे, ठीक ना, ये बनेगा कैसा, आभासी सीधा तो वस्तु से बड़ा। देखो कंडीशन सुन लो, वह एगो लास्ट वाली कंडीशन बनी है, देख लो। चित्र हम बना दे रहे हैं, चित्र बनाना नहीं है फिर भी हम बना करके आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए भाई बाबू सी है, ये मेरे भाई एफ है और ये वाला मुख्य अक्ष। देखिए अब कह रहा है फोकस दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यहां से यहां की दूरी 16 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है ना कि 8 सेंटीमीटर दूरी पे है नहीं कहीं ना, देखिए 16 सेंटीमीटर है आई, 8 सेंटीमीटर दूरी पे, यहां से यहां 8 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु रख दिए, यहाँ की दूरी कितना 8 सेंटीमीटर। अब देखो तो किधर जब ना F और P के बीच में कोई वस्तु रखा जाता है तो उस समय अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इधर ही, ठीक ना, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। देख लो अब यह वस्तु से बड़ा बने, अब आभासी सीधा बनेगा। तो कौन सा आंसर होगा मेरे भाई 16 सेंटीमीटर, प्लस वाला होगा 16 सेंटीमीटर। प्रकृति पूछेगा तो आभासी कामा सीधा वस्तु से बड़ा, अगर पूछ दे तो वस्तु से बड़ा। और दर्पण के क्या मेरे भाई, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कौना जवाब अनंत और लिख दे रहे, अनंत और पी के बीच, अनंत और पी के बीच यानी दर्पण के ध्रुव के बीच। समझ में आया? जो शुरू से बने होंगे उनको तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में अभी परीक्षा हो रहा है, उसमें ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना। आप इसको पढ़ लीजिए, पढ़ करके जाइए तो बिल्कुल करके हम कैसे बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा। चलिए कह रहे यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण की बातें आ गई। अब उत्तल दर्पण में 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे करेंगे, उत्तल दर्पण की बात हो गई। अब हम बताएं उत्तल दर्पण में मेरे भाई ना एक ही चीज माइनस होता है यू का मान, बाकी सब प्लस। और उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनते, जब भी बनेगा आभासी और सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बताए हैं। चलिए तो अवतल दर्पण का सम्मुख 40 सेंटीमीटर, यू का मान दे दिया, यू का मान -40 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल हो चाहे उत्तल है कौनो दर्पण, यू का मान माइनस, ठीक ना। अब चलिए स्थित है जिसका प्रतिबिंब कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, उत्तल दर्पण है ना, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सामने कबो ना। याद करो दो वही कंडीशन में थी, दर्पण के पीछे बनेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। अब v का मान प्लस, माइनस नहीं, माइनस होइबे नहीं करेगा कब्बो, तो v का मान कितना हो जाए मेरे भाई +10 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है एफ का मान फोकस दूरी बताइए, ठीक ना। फोकस दूरी कभी भी एक चीज याद रखिए मेरे भाई, ये उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में हल करेंगे ना तो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा। कभी कभी तो आप तो कुछ को करना ही नहीं पड़ेगा, कभी कभी तो आप सालमा देखकर करेंगे। देखिए कैसे हम लास्ट में बताएंगे। देखो तो दर्पण से 1/x = 1/v + 1/u, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, फार्मूला तो एक ही है दोनों दर्पणों के लिए, 1/x = 1/v + 1/u। चिन्ह पर पार्टी ना अलग अलग होगा, दर्पण सूत्र तो एक ही होगा। चलिए तो 1/f = 1/v का मान कितना हो जाएगा, 1/10, ये हो जाएगा प्लस, ये 1/में में कितना हो जाएगा मेरा भाई 40, ठीक है ना, माइनस, ठीक है। अब चलिए 1/f = 1/10 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/में 40, तो 1/f = 40 एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई 1, अरे नहीं 1 मिनट रुक जाइए, 40 एलसीएम ले लेंगे, 40 एलसीएम तो 10 से 40 हुआ, माइनस 40 1, तो कितना 1/f = मेरे भाई 3/में कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। देखिए ना, तो इस तिरिया गुणा करेंगे या इसको उल्टा कर दीजिए, तो f बराबर कितना होता है, इसको उल्टा करेंगे तो इसको उल्टा कर दीजिए 40/3,
हटाइए एफ इजकल टू 3 एकम में 3, एक बच्चा 10, तितली के 9, तितली के 9, तितली के 9, इतना सेंटीमीटर होगा मेरे भाई। देख लीजिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 13.33 सेंटीमीटर है, प्लस में आया है, अब प्लस में अइबो करेगा क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक अइबो करेगा। देख लीजिए कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ये मत कि इसको मार देगा तो गलती हो जाए क्योंकि फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा। अब देखिए जो मेरे भाई शुरू से अंत तक ये होंगे जो एकदम पूरा विस्तार से पढ़े होंगे। देखिए एक चीज और है यार, कुछ भी चीज है ना अगर उसको एक बार विस्तार से उसके गहराइयों को अगर जान जाओगे ना तो कहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप हल कर पाएंगे, लेकिन ऊपर नीचे ऐसे क्वेश्चन जब जानते रहेंगे तो बताइए होगा नहीं होगा, कंफ्यूजन में ना होगा। इसीलिए देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, एकदम होगा, खाली यू कमन माइनस होता है, बाकी सब धनात्मक। तो देखो यहाँ पे देखो हई तक कमन है माइनस आ गए, हई माइनस होइबे ना करे, हई होइबे ना करे तो का होई, प्लस वाला होगा क्योंकि उत्तल दर्पण फोकस दूरी। अब कोई जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस एक और यहाँ प्लस होता तो इतना करना पड़ता, यही तो अंतर हो जाती है। जो कम समय में करते हैं क्या करते हैं, पहले ऑप्शन देखिए, माइनस उत्तल दर्पण में प्लस होता है तुरंत मारो, अगर प्लस दूसरा ऑप्शन में होता है तो अब हल करते, हल करने की जरूरत होती, अब तो हल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एफ का मान प्लस है। देख लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आवर्धन से क्वेश्चन करा, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई दी है ओ का मान, ओ दे दिया कितना, ओ दे दिया 20 सेंटीमीटर यानी ऑब्जेक्ट। अच्छा वो दिया है तो कभी भी वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के सामने रखेंगे तो मुख्य से ऊपर रखेंगे। अरे जैसे देखिए कोनो दर्पण होगा चाहे अवतल चाहे उत्तल, तो ये रख रहे थे ए बी तो मुख्य से ऊपर रख रहे थे, अब मुख्य से ऊपर नापी गई दूरी प्लस तो प्लस रख दिए। आई का मान प्रतिबिंब दिया, प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर। ए मेरे भाई बताओ इसमें कह रहा है ना कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर, यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना 10 सेंटीमीटर है, तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन क्या करना है, ज्ञात करना है, सम्मुख रखा गया। चलिए अब यह प्रतिबिंब बना है मेरे भाई, तो ये बताओ ये नीचे प्रतिबिंब इधर बनेगा, सम्मुख इधर बनेगा तो जब भी देखिए ये 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर छोटे न बन रहा है तो कभी भी इधर तो छोटा नहीं बन सकता, इधर तो बनता है तो बड़ा बनता है, आभासी सीधा बनता है लेकिन बड़ा बनता है, छोट कर रहा है तो इधर बनेगा, जब इधर बनेगा तो नीचे, तो मुख्य से नीचे नापी गई दूरी का लेंगे माइनस। अब यहाँ सोचोगे ये बताइए कि यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो यह प्रतिबिंब आपको कैसे पता चला कि इधर ये बना है, बाबू इसलिए पता चला क्योंकि इधर ही बराबर छोटा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक छोटा बड़ा बराबर बनता है, इधर ये सामने, इधर तो बनेगा तो बड़ा बनेगा। तो ये बताओ कि वस्तु की लंबाई है तो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर बनता, 40 सेंटीमीटर बनता, ठीक है, तब वहां दिक्कत होती कि इधर रखते कि इधर रखते, कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन ऐसे तो नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा। जब वैसे लिखता तो मैं लिख देता कि वास्तविक उल्टा के लिए, आभासी सीधा के लिए, लेकिन यहाँ तो कंफर्म हो गया 20 है तो 10 सेंटीमीटर लंबा बना है, छोटे बना है, तो जब छोटा बनेगा तो इधर ही होगा, इधर ये कहीं पर भी होगा मेरे भाई, ठीक है, वो स्थिति नहीं पूछ रहा है, मतलब इधर ये बनेगा प्रति, अब इधर बनेगा तो मुख्य से नीचे बनेगा, तो नीचे बनेगा तो माइनस लेंगे। अब चलिए देखिए आवर्धन करा एम का मान, तो एम बराबर क्या होगा, आई बटा में कितना होता है मेरे भाई, वो यही ना बताया है कि प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई को रेखीय आवर्धन कहेंगे। अभी यू नहीं दिया है उसका मतलब नहीं है तो नहीं, उसका मतलब कुछ है ही नहीं तो नहीं रखेंगे, अगर दे देगा तो रखेंगे, जैसे हम क्वेश्चन बताएंगे। एम अरे भी और यू का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे। चलिए तो एम का मान रेखीय आवर्धन, आई का मान कितना हो जाएगा -10 और वो का मान कितना, ऑब्जेक्ट का मान 20, तो 10 दूनी के 20 -1 बटा में 2 हो जाएगा मेरे भाई। देख लीजिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, कंफ्यूजन में एकदम मत रहिएगा, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ऐसे क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं मेरे भाई, एक बार पढ़ लीजिए एकदम हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो और प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे भाई इसमें ऑप्शन नहीं दिए, हम ऐसे इसको हल कर रहे हैं, देखिए सिखा रहे हैं कैसे। देखिए कोई कभी भी ना वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की जो लंबाई होगा यू, अरे यू नहीं, वस्तु की लंबाई मतलब ओ, देखिए वस्तु की लंबाई कहेंगे तो ओ, यू कहेंगे तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी यू होती है। तो हमेशा ना जो वस्तु की लंबाई होगी वो प्लस से लेंगे क्योंकि मुख्य से ऊपर में रखेंगे, इसीलिए। देखिए तो यू का मान कितना हो, इसमें दिया है यू का मान, ये इसमें दिया है आई का मान, ऑब्जेक्ट आई का मान, आई नहीं वो भाई गलती हो जा रहा है, ओ का मान दिया है +6 0
सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस लेंगे क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर रखेंगे ना वस्तु को, दर्पण के सामने रखते हैं, ठीक ना। तो उसकी ऊंचाई, जैसे उसकी कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि ये है और यहाँ पे वस्तु रख दिए ए बी, तो अब मुख्य से ऊपर रखे हैं तो हेकर बात होता है, हेकर ना, इसका बात होगा तब तो माइनस होगा, इधर यू का मान बात होगा तब तो माइनस होगा, लेकिन इसकी लंबाई की बात हो रही है, ठीक ना, तो मुख्य से ऊपर है तो प्लस होगा, ठीक ना। कौन दर्पण के लिए, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वो का मान प्लस होगा क्योंकि मुख्य के ऊपर ही रखा जाएगा। चलिए अब वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल दर्पण है तो एफ का मान कितना होगा, -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यू का मान दे दिया कितना, -30 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि माइनस तो हो ही करेगा यू। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखो इसका मतलब है क्या, देख लीजिए मेरे पी है, बता दे रहे हैं सी है, अरे एफ है, हाई सी है, मान लेते हैं कि यहाँ पे वस्तु रख दिया ए बी, तो देखो हाई वस्तु को हाई दे देना 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गई। आ यहाँ से यहाँ की दूरी दी है -30, आ हेकर दूरी है कितना 20, देख लो अब समझ में है। हाई लंबाई है, हाई दूरी है, लंबाई और दूरी में अंतर है मेरे भाई। यहाँ पे लंबाई मतलब ये है ना कि वह वस्तु आकार में कितनी लंबी है, 5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, कितनी लंबी है, ठीक ना, उसकी लंबाई क्या है। आप दूरी मतलब ना कि दर्पण के ध्रुव से वह वस्तु कितना दूर रखा गया है, 3 मीटर की, 5 मीटर, 8 मीटर की, 10 मीटर, इसको यू से प्रदर्शित करेंगे। इसको मेरे भाई ऑब्जेक्ट है, इसको कोई एक्स से कर सकते हैं, वाई से कर सकते हैं, हम तो वो से किए, ऑब्जेक्ट वो से किए तो वो से कर दिए, ठीक। अब चलिए अब आते हैं, तो अब यहाँ से मेरे भाई अब भी का मान निकालेंगे तभी तो प्रकृति पता चलेगी। चलिए दर्पण सूत्र से देखिए, 1/f = 1/v, देखती चलिए 1/f = 1/v प्लस 1/u, ठीक। तो 1/f का मान दिया कितना, -20 बराबर 1/v का मान निकाला, डायरेक्ट माइनस लिख दे रहा है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/30 हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस बता दिए। इसको इधर लेकर आएंगे मेरे भाई तो 1/v, इसको इधर लेकर आओगे तो 1/20 हो जाएगा, अब माइनस प्लस हो जाएगा, कोनो दिक्कत। चलिए तो 1/v = कितना एलसीएम लेंगे 60, तो 20 यही 60 प्लस 30 दूनी के 60, तो 1/v = माइनस 1 में कितना हो जाएगा मेरे भाई 60, ठीक है ना। देखो देखिए मेरे भाई, तो अब इसको उल्टा करेंगे तो v = कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। माइनस का बता रहा है, ये प्रकृति बताया, माइनस क्या बताया, माइनस ये बताया ना कि वस्तु का प्रतिबिंब न दर्पण के सामने बना है, दर्पण के सामने बना है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बने। अब बड़ा तो अभी नहीं, अभी तो आकार की बातें नहीं होगी, अभी तो आकार कब पता चलेगा कि 6 सेंटीमीटर लंबी है तो 12 सेंटीमीटर बना कि 3 सेंटीमीटर छोटा बना कि बड़ा बना, वो तो आवर्धन बताएगा, अभी आवर्धन निकाल कर बताएंगे। प्रकृति बस ये हो जाएगी कि यह वस्तु वास्तविक उल्टा बनेगा। क्या होगा मेरे भाई, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने, कोनो दिक्कत मेरे भाई, देख लीजिए दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बनेगा 60 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होगा। अब मुख्य से नीचे बनेगा वो प्रतिबिंब। चलिए अब आगे, अब आवर्धन = m बराबर, आकार ज्ञात कर रहे हैं, आवर्धन m बराबर ये हो जाएगा मेरे भाई I/u, I = -v/u, ठीक। अब चलिए I का मान कितना है मेरे भाई, I का मान तो नहीं, यही तो निकालना है, I/o का मान कितना है, +6, तो 6 अज्ञात, ये अज्ञात राशि है तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक ना, ये इसका मान कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि प्रतिबिंब की जो लंबाई, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, अरे प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वहां प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि नहीं ना दिया है, अगर दिया रहता तो करते, अज्ञात राशि है, ठीक। अब बराबर का होगा माइनस सूत्र से, अब भी का मान कितना है, ये -60, ठीक है ना मेरे भाई। अब बटा में देखिए माइनस तो सूत्र से, अब भी का मान -60, अब बटा में यू का मान कितना है, -30, हाई माइनस माइनस कैंसिल, तो आई बटा में कितना हो जाएगा 6 = -60 बटा मेरे भाई कितना 30, 30 दूनी के 60, तो कितना हो जाएगा 30 दूनी के 60, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर 6 दूनी के 12, -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। देख लो अब यह माइनस का बताएगा कि यह मुख्य से नीचे बना है और वस्तु से बड़ा बना है। देखिए वस्तु 6 सेंटीमीटर ये लंबी थी और इस प्रतिबिंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गया है। माइनस ई कह रहा है ना कि यह दर्पण, अरे मुख्य से नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक उल्टा बनेगा तो नीचे बनेगा, नीचे बनेगा तो ये मेरे भाई बराबर बन सकता है, छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है। लेकिन कैसे पता चला, क्योंकि आवर्धन निकाले, ये 6 था उसकी लंबाई और 12 हो गया, तो 12 सेंटीमीटर लंबी हो, यानी वस्तु का ये प्रतिबिंब का आकार कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 सेंटीमीटर।
अरे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए प्रकृति होगा वास्तविक उल्टा, और 60 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा प्रतिबिंब, और उसका आकार क्या होगा तो 12 सेंटीमीटर होगा। यानी अवतल दर्पण में देखिए बताया भी है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया मेरे भाई? तो बिल्कुल बता रहे हैं यार। पीछे के जो मेरे भाई है ना बार बार कह रहे हैं यार, अगर सच में बताया दर्पण ऐसे क्वेश्चनों को आपको हल करना है ना तो शुरू से आइए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो बता रहे हैं, अगर आपको कभी दिक्कत होती थी लेकिन पढ़ने के बाद देखिए नहीं होगी। अगर जो मेरे भाई ना शुरू से अगर यहाँ तक पहुंचे होंगे उनको तो सच में बताया एकदम वो पहले ही कर देते होंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए और हम क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए मेरे भाई करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहे हैं एक उत्तल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वस्तु की लंबाई यानी ओ हमेशा प्लस में होगा, चाहे कौन दर्पण होगा ओ का मान हमेशा प्लस होगा, काहे कि मुख्य से ऊपर रखाएगा। तो ओ वस्तु की लंबाई यानी ओ बराबर मेरे भाई कितना हो गया प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक लिख लिए। दर्पण प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन 1/2 है। एम का मान दे दिया 1/2 है। ठीक कोनो दिक्कत नहीं। तो प्रतिबिंब की लंबाई आर आई का मान मेरे भाई पूछ दिया कि आई का मान बताइए, प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। चलिए तो एम बराबर क्या पढ़े हैं, एम बराबर अभी तो जस्ट बताया एम बराबर आई बटा में ओ होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। एम का मान दे दिया 1/2 बराबर आई का मान कितना है निकालना है, और ओ का मान कितना है 16 + 16। चलिए तो 2 8 है 16, तो आई बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर ये वाला। और जानते भी है कि उत्तल दर्पण में ना प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी यह प्रतिबिंब की लंबाई प्लस होता है, क्योंकि देखिए जब भी उत्तल होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो मुख्य से ऊपर बनता है प्रतिबिंब। तो इसमें आई और ओ का मान दोनों का मान ही धनात्मक होता है, बस यू का मान माइनस होता है, बस यू का मान याद रखिए। हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये मेरे भाई ऑप्शन सी है, ठीक ना? ठीक है, ये वीडियो 2 बार लिख दिए। चलिए ये वाला आंसर। तो चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को हल करते हैं, समझिएगा। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी दे दिया, उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी प्लस होगा, कितना दे दिया 46 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या का मान पूछ रहा है, आर का मान। इस मान ये मेरे भाई ये बताओ क्या होता है फोकस दूरी, हम बताए हैं ना एफ बराबर क्या होता है आर बटा में 2, यानी जो फोकस दूरी होता है ना वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो फोकस तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर रहे थे, यहाँ कुछ नहीं तो एक तो आर इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई 2f, तो आर बराबर 2 हो जाएगा। एफ का मान कितना चिन्ह सहित रखिए 46, तो आर बराबर 6 दूनी के 12 और 4 दूनी के 8 है 9, देखिए 92 सेंटीमीटर। यानी वक्रता त्रिज्या कितना हो गया 92 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण है ना तो इसमें प्लस ही होगा, प्लस ये भी होता है प्लस ये भी होता है, देखिए प्लस में आईबे किया है तो कौन सा होगा ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, हम अच्छे तरीके से इसके बारे में समझाएं, न्यूमेरिकल 5-6 किया कराए हैं। और भी ना एक और वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल के लिए, केवल आवर्धन क्षमता और दर्पण सूत्र, इस पे और एक वीडियो आएगा, ठीक ना कल। उसमें सारे जितने भी क्वेश्चन पीछे के पूछे गए होंगे उनको भी सॉल्व कर देंगे, इस समय जो आ रहा है जैसे क्वेश्चन उसको भी हल करा देंगे। तो देखिए मेरे भाई आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को एकदम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लाइक और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप हमसे कुछ सीख पाते हैं कि नहीं। देखिए हम रोज आपसे पूछते हैं, देखिए बार बार कहते हैं अगर अपनी बातें आप कमेंट बॉक्स में नहीं रखेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे, हम कैसे समझेंगे कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया। आप जरूर वहां पे लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम देखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ समझ में आ रहा है, अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको तो वो भी लिखिए। अगर मान लीजिए साइंस में चाहे मैथ में चाहे रीजनिंग में आपको कोई चैप्टर जो है जो दोहराना है, जो आपको समझ में नहीं आते हैं, जो आपके लिए वो कठिन है, ठीक ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उन चैप्टरों को उन क्वेश्चन को चाहे कुछ भी हो मैथ रीजनिंग और साइंस के जो भी क्वेश्चन हो आप वैसे अगर पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके रख दीजिए। हम फिर जो भी हम डेली वीडियो बनाते हैं, ठीक है, जो ही अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें इन क्वेश्चनों को इंक्लूड कर देंगे, उसके बाद आपको समझा देंगे। अगर जो भी चीजें हम अब तक बताए हैं आपको नहीं समझ में आता वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।